साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नयन IAS पर, जो कि पूरी तरह समर्पित है आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं को, PCS की परीक्षाओं को बेहतर बनाने हेतु, आपकी एक सीट पक्की करने हेतु हम लगातार प्रयासरत हैं। और दोस्तों, प्लेलिस्ट में हर जो है सब्जेक्ट के वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखने में मदद पा सकते हैं। कोई भी समस्या किसी भी विषय में होती है, निसंकोच आप कमेंट करेंगे तो हम उसका तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और भौतिक विज्ञान में, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। इसके पहले उपग्रह टॉपिक हो चुका है, तो उपग्रहों में भारहीनता तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपको टॉपिक पता ही होगा कि उपग्रह टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके पहले गति के नियमों में भी जो है न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं फिजिक्स के, वो सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, देख चुके हैं उदाहरणों के साथ। अब आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आवर्त गति के बारे में। हम जानेंगे कि आवर्त गति क्या होती है और इससे संबंधित उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम देखते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के रूप में सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति क्या है ये हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, सरल आवर्त गति क्या होती है। यदि कोई कण, मान लीजिए ये कोई कण है, ये इसकी माध्य स्थिति है, मान लीजिए ये अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ, माध्य स्थिति के दोनों तरफ, ठीक है, एक बार ये इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, फिर वापस यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है। अगर ये कोई कण, मान लीजिए इसको हमने एक डोरी से लटका दिया, एक डोरी से हमने इसको लटका दिया और ये अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ, ठीक है, अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ दोलन करता है। आप समझ रहे हैं, एक सरल लोलक की तरह ये व्यवहार कर रहा है। रस्सी से लटका हुआ एक पिंड है, गोलक है, ये क्या है, गोलक है, ये एक रस्सी है और ये क्या है, आधार है। एक आधार से एक रस्सी बंधी हुई है और नीचे गोलक बंधा हुआ है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, सरल आवर्त गति को हम समझेंगे। सरल आवर्त गति क्या है, जब कोई कण अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ दोलन करता है, माध्य स्थिति के दोनों तरफ सरल रेखा में दोलन करता है, ये क्या है, सरल रेखा है, ठीक है। तो ये क्या गति होती है, कौन सी गति होती है, ये सरल आवर्त गति। इसी को हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। अब इसमें देखिए, ये जो है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, मतलब क्षैतिज दिशा में भी हो सकता है। ये जो गति है ये किस दिशा में हो रही है, क्षैतिज में भी हो रही है। और ये एक उदाहरण आप दूसरा हम आपको दिखाते हैं, जैसे स्प्रिंग जो होती है, ये एक गति ऊर्ध्वाधर गति है, ठीक है। एक गति क्या है, ऊर्ध्वाधर गति है। इसमें भी क्या है, मान लीजिए कोई एक कण मान लेते हैं, कोई एक कण मान लेते हैं, तो ये भी अपनी माध्य स्थिति के इधर भी दोलन करता है और इधर भी दोलन करता है, दोनों तरफ दोलन करता है। और एक सरल रेखा में स्प्रिंग ऊपर नीचे दोलन करेगा, या स्प्रिंग को भी बगल से आप कर सकते हैं। और सरल लोलक के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे, एक गोलक को रस्सी से लटका के हम सरल लोलक बना सकते हैं और इस तरह हम एक सरल आवर्त गति का उदाहरण देख सकते हैं। क्लियर हुआ, सरल आवर्त गति क्लियर हुआ, कोई समस्या, ठीक है। तो चाहे जो है पिंड, स्प्रिंग से लटका कोई पिंड हो, जैसे ये पिंड हो या यहाँ कोई बिंदु हो, किसी भी बिंदु को आप समझ सकते हैं, या ये बिंदु हो, ये जो गति है ये किस तरह का उदाहरण है, सरल आवर्त गति का। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, सरल आवर्त गति तो हमने देख ली। आइए देखते हैं सरल लोलक, आइए देखते हैं सरल लोलक।
सरल लोलक आपके सामने बना है। सरल लोलक को हमने पहले से ही बना रखा है। एक डोरी को हम दृढ़ आधार से बांध दिए हैं, ठीक है। दृढ़ आधार से एक डोरी बंधी हुई है, ये नीचे क्या बंधा है, गोलक बंधा है, ठीक है। और ये क्या है, एक भारी कण है परंतु अति सूक्ष्म कण है, भारी तथा सूक्ष्म है, भारी तथा सूक्ष्म एक हमने कण बना दिया है जिसका नाम है गोलक। अब यही क्या है, एक सरल लोलक है। इसी से हम जो है कुछ उदाहरणों को समझेंगे, इसी से हम कुछ उदाहरणों को समझेंगे। जैसे ये समझेंगे, कुछ नियम हम यहीं पर स्थापित करेंगे। पहली बात, सरल लोलक का आवर्तकाल, एक शब्द आपको मिला आवर्तकाल, आवर्तकाल। ये शब्द क्या है, इस शब्द से आप परिचित हुए। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में कितना समय लेता है, वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। एक दोलन करने में लिया गया समय। एक दोलन का मतलब यहां से यहां गया, यहां से आया, एक दोलन कंप्लीट हो गया। तो एक दोलन कोई भी पिंड कर रहा है सरल रेखा में आवर्त गति के माध्यम से, अगर ये गति कर रहा है तो ये कितने समय में कर रहा है, यही जो समय निकाला जाएगा इसी को हम कहेंगे आवर्तकाल। तो ये जो है हमको मिल गया समय आवर्तकाल के लिए। अब आवर्तकाल क्लियर हो गया। अब देखिए, जब आवर्तकाल क्लियर हो गया तब अब ये कंडीशन है कि जो आवर्तकाल होता है, ठीक है, कितना होता है, क्या आवर्तकाल इस पे निर्भर करता है, गोलक का द्रव्यमान क्या है, गोलक के द्रव्यमान पर, क्या गोलक के द्रव्यमान पर जो है आवर्तकाल मतलब कितना समय लग रहा है एक दोलन करने में, क्या ये निर्भर करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आवर्तकाल इस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो किस पर निर्भर करता है, ये इस पर निर्भर करता है, किसकी लंबाई पर, इसकी लंबाई पर, मतलब सरल लोलक से जो है आधार की जो लंबाई है इस पे निर्भर करेगा आवर्तकाल। अब कैसे निर्भर करेगा, मान लीजिए इसकी लंबाई हम 4 गुना कर देते हैं, लंबाई को हम क्या कर दे रहे हैं, 4 गुना, लंबाई क्या कर दे रहे हैं, 4 गुना। तो कंडीशन ये है कि अगर लंबाई हम 4 गुना कर देंगे तब क्या हो जाएगा, आवर्तकाल मतलब मान लीजिए ठीक है, अगर इसका आवर्तकाल क्या है, इसका आवर्तकाल हम मान लेते हैं 30 सेकंड का है, 30 सेकंड में एक दोलन कर रहा है, ये पिंड 30 सेकंड में एक दोलन कर रहा है, इसका आवर्तकाल हमने क्या रखा, 30 सेकंड। अब मान लीजिए हमने इसकी लंबाई कितनी रखी है, इसकी लंबाई हमने रखी है, चलिए जो है मान के चले हम जो है 25 सेंटीमीटर हमने इसकी लंबाई करी है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर हमने लंबाई करी है, ठीक है। तो अगर एक कंडीशन ये बताई जा रही है कि अगर इस लंबाई को हम 4 गुना बढ़ा दें, मतलब 25 गुणे 4 कर दें, 25 गुणे 4 बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर हो गया, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर अगर हम इसकी लंबाई कर दें, इस रस्सी की लंबाई कर दें, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, दुगुना, आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा, आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा, दुगुना हो जाएगा। मतलब कितना, 30 सेकंड था, ये 60 सेकंड हो जाएगा, 30 गुणे 60 कितना होगा, 30 गुणे 2 तो बराबर कितना होगा, 60 सेकेंड अर्थात 1 मिनट। मतलब इसमें जो संबंध है दूरी में, दूरी अगर बढ़ाएंगे तो जितना बढ़ाएंगे, अगर मतलब 4 गुना बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल कितना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा, आवर्तकाल कितना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा। ये इनमें आपस में संबंध है, लेकिन इसके जो है गोलक का द्रव्यमान क्या है, इससे आवर्तकाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही बताने की कोशिश की जा रही, ठीक है। अब देखिए जी, अगर जी का मान बढ़ाएंगे तब क्या होगा,
जी का मान बढ़ाएंगे तब क्या होगा, देखिए आपको पता है दोस्तों, जो जी होता है, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, अगर हम तल में लेके जाते हैं किसी भी वस्तु को, जैसे आप ये मान के चलिए ये पृथ्वी का तल है, अगर हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी के तल के ऊपर लेके जाते हैं या पृथ्वी के नीचे किसी खान में लेके जाते हैं, तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, वो क्या होता है, घट जाता है। ये गुरुत्वीय त्वरण में हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि गुरुत्वीय त्वरण किस तरह काम करता है। हमने आपको ये बताया है कि ये जो अगर पृथ्वी है, ये आपका क्या है, विषुवत रेखा है, ये क्या है, ध्रुव है उत्तरी, ये है दक्षिणी। हमने बताया है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर, सबसे निम्नतम होता है, और सबसे अधिकतम कहाँ होता है, अधिकतम कहाँ होता है, अधिकतम और यहाँ न्यूनतम। ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है और सबसे न्यूनतम विषुवत रेखा में होता है। ऐसा इसलिए होता है इसकी लंबाई की वजह से, ये जो त्रिज्या है केंद्र से उस वस्तु की जो दूरी है वो अधिक है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम लगेगा। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते जाएंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वस्तु की पृथ्वी की केंद्र से दूरी क्या होती है, कम होती चली जाती है, इसलिए यहाँ क्या होता है, ये अधिकतम लगता है। इतना हमने बताया था, और साथ में ही एक चीज और भी बताई थी कि गुरुत्वीय त्वरण घटता बढ़ता कैसे है। अगर आप किसी खान में या गहरी जगह लेके जाएंगे पृथ्वी में तो भी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, घट जाएगा। अगर ऊंचाई में आप लेके जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घट जाएगा। इतना अगर आपको याद आ गया होगा तो ये चीज जान लीजिए कि अगर जी का मान घटता है, किसी भी वस्तु का जी का मान अगर घटता है तो क्या होगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। मतलब अगर मान लीजिए घड़ी को आप ऊंचाई पे लेके गए, घड़ी में एक लोलक लगा होता है, उसमें एक आवर्त गति होती है, ऐसे समझने का प्रयास करिए। अगर घड़ी को हम बहुत ऊंचाई पे ले गए और घड़ी को हम क्या किए, बहुत गहराई में खान में लेके गए, तो क्या होगा, घड़ी में जो पेंडुलम लगा है या सरलोलक लगा है उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी, घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है सुस्त हो जाना। क्लियर हुआ? तो ये बात आपको एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ता कब है, जब जो है गुरुत्वीय त्वरण घटता है। अब गुरुत्वीय त्वरण कब घटेगा, जब ऊंचाई पे आप किसी चीज को ले जाएंगे पृथ्वी तल से, या गहराई में आप लेके जाएंगे, जैसे खान में लेके चले गए या पर्वत पे पहाड़ पे लेके गए, दोनों कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। मतलब इसका गुरुत्वीय त्वरण का आवर्तकाल से ये संबंध है। अगर वो घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ियों के सेंस में, जिसमें जो है सरल लोलक लगा होता है, आप जानते हैं, उसमें क्या होगा, घड़ियां क्या होंगी, सुस्त हो जाएंगी। क्लियर हुआ आपको? चलिए ये बात एकदम क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमको ये सरल लोलक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए दोस्तों, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म है। अब हम एकदम नए टॉपिक की तरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो टॉपिक है मैटर या द्रव्य। द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम आज इसको देख लेते हैं, द्रव्य या मैटर। पदार्थ क्या है ये हम जानते हैं दोस्तों। प्रत्येक वस्तु, वो प्रत्येक वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। तीन बातें आप स्पष्ट समझिए। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, एक निश्चित स्थान घेरे, चाहे थोड़ा या ज्यादा, जो वस्तु स्थान घेरे उनमें कुछ न कुछ निश्चित एक द्रव्यमान हो, और तीसरी बात, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, वो वस्तु
वो क्या होगी, पदार्थ होगी। प्रत्येक वस्तु जो, मतलब एक पॉइंट में आप समझिए, हर चीज को पॉइंट में समझिए, कीवर्ड्स पकड़िए, क्योंकि वही याद रह जाता है, बाकी सब भूल जाता है। कोई भी परिभाषा आप पकड़िए, कोई भी टर्म आप पकड़िए, तो उसमें मेन कीवर्ड्स आप याद रखिए। उसको किस भाषा में याद रखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, मैटर नहीं करता। कीवर्ड्स पकड़िए, मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको। प्रत्येक वस्तु, एक लाइन में आप लिखेंगे, बोल वचन में वो भूल जाएगा। कीवर्ड्स में आप पकड़िए, बुलेट फॉर्म में आप हर चीज का, हर विषय में याद रखिए। बुलेट फॉर्म में आप केवल कीवर्ड्स आप याद रखिए, ताकि सब भूलने के बाद कीवर्ड्स बच जाए। प्रत्येक वस्तु क्या, जो द्रव्यमान, एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड क्या हुआ, द्रव्यमान, जो द्रव्यमान रखती हो, ठीक है, द्रव्यमान रखती हो मतलब एक निश्चित द्रव्यमान हो। या पहले आप इसको लिख सकते हैं, द्रव्यमान को दूसरे नंबर पे कर दीजिए, पहले नंबर पे आप लिख लीजिए कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, मतलब एक निश्चित स्थान घेर, जैसे ये हमने एक बिंदु बना दिया, ये बिंदु क्या है, एक स्थान ही है। तो मान लीजिए शाही का जो कण है वो भी एक स्थान घेर ही रहा है ना, वो पदार्थ ही हो गया, ठीक है। जो स्थान घेरती है, दूसरी चीज जिसमें एक निश्चित क्या होता है, द्रव्यमान, दूसरा कीवर्ड क्या है, द्रव्यमान होता है। और तीसरा क्या है कीवर्ड, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। यहां पर क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव होना चाहिए। मतलब अगर उस वस्तु का अस्तित्व है तो जाहिर सी बात है हम उसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा जरूर कर लेंगे। तो तीन बातें, स्थान घेरती है, दूसरी चीज क्या, एक निश्चित द्रव्यमान होता है, तीसरी चीज उसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पदार्थ, द्रव्य, मैटर, कुछ भी आप कह लीजिए, पदार्थ, द्रव्य या मैटर। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया, पदार्थ, द्रव्य या मैटर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें आगे क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं। अब एक चीज हमने देख ली, द्रव्य है क्या, आप देखेंगे द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की कितनी अवस्था हो सकती है ये हमको देखना है। तो दोस्तों द्रव्य में देखिए मुख्यतः तो तीन ही अवस्था होती है। पहली क्या होती है, ठोस, दूसरी होती है द्रव। द्रव और द्रव्य में अंतर है, द्रव्य मतलब पदार्थ या मैटर, और द्रव मतलब लिक्विड। इसका मतलब क्या, लिक्विड, इसका मतलब सॉलिड। और तीसरा है गैस, इसको हम गैस ही कहेंगे, ठीक है। तीन अवस्थाएं हमें ज्ञात है, तीन अवस्था पता है, लेकिन नहीं, तीन ही अवस्था नहीं पता है, और भी अवस्थाएं, तीन तो आप जानते हैं। अब देखिए चौथी अवस्था के बारे में देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा, ये अवस्था भी खोजी गई है कि द्रव की एक अवस्था प्लाज्मा भी होती है, ठीक है। ये चौथी अवस्था है। और एक पांचवी अवस्था भी है, एक क्या है, पांचवी अवस्था है, ये नवीनतम खोजी गई है। नवीनतम, जो सबसे लास्ट में नवीनतम अवस्था है वो क्या है, बोस आइंस्टीन संघनी। बोस आइंस्टीन संघनी, बोस आइंस्टीन संघनी, इसको कहेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन संघनी, ये एक अवस्था है 1924 में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1924 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। किसने, सत्येंद्रनाथ बोस
सत्येंद्रनाथ बोस और किसने, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन या आइंस्टाइन। आइंस्टीन बहुत बड़े विद्वान थे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया इन्होंने, E बराबर mc² इन्हीं का था, सापेक्षता का सिद्धांत इन्हीं का था और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव भी इन्हीं का था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। बहुत ही विद्वान और बहुत जीनियस पर्सन कहे जाते हैं ये। तो ये और सत्येंद्रनाथ बोस, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन दोनों ने मिलके क्या एक जो है पदार्थ की अवस्था बताई, बोस आइंस्टीन संघनी। ये एक नवीनतम खोज है। हमको जो है क्रम से सब चीज को समझना है, गुणों को देखना है। इतना आप जान लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके सामने 5 अवस्थाएं निकल के आ गई। 1924 में ये अवस्था खोजी गई, ठीक है। 1995 में इसको जो है 1995 में इसको जो है क्या किया गया, सत्यापित किया गया, सत्यापित, ऑथराइज किया गया, इसको सत्यापित किया गया। 24 में इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई और 95 में सत्यापित किया गया, ठीक है, किया गया। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गई द्रव्य की अलग अलग अवस्थाएं, मतलब कुल मिला के कितनी अवस्था हो गई द्रव्य की, 5 अवस्था हो गई। पारंपरिक रूप से 3 अवस्थाएं आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, अब द्रव्य के सामान्य गुण, द्रव्य के सामान्य गुण हमको देखने हैं। कोई भी द्रव्य जो होता है, अभी हमने द्रव्य की अवस्थाएं देखी है, अब द्रव्य के क्या देखेंगे, द्रव्य के सामान्य गुण। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, शब्दावलियां हैं, जिनको हम एक एक करके समझेंगे, वो आगे हमारे काम आने वाली हैं। उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, सीधे नहीं पूछा जाता सैद्धांतिक रूप से, लेकिन उनके उदाहरण और उनके व्यवहारिक रूप को जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। उनको हम एक एक करके देखेंगे। अब द्रव्य के सामान्य गुण जो हैं वो अलग अलग अवस्थाओं में है। जैसे ठोस, ठोस अवस्थाओं में एक गुण हमको जो पढ़ना है वो गुण है प्रत्यास्थता का, प्रत्यास्थता। दूसरा, द्रव में हमको क्या पढ़ना है और गैस में क्या पढ़ना है देख लेते हैं। द्रव में हमको पढ़ना है प्लवन है, दाब है, प्लवन है, ठीक है, श्यानता है, केशिकत्व है। ये सारे गुण किस में आते हैं, ये आते हैं द्रव में। पृष्ठ तनाव भी है, इससे संबंधित सवाल पूछता है, सरफेस टेंशन। गैस में वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ये जो सारे गुण आपको पढ़ने हैं, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्रेशर, ये सारी चीजें आपको जो पढ़नी, कैपिलरिटीज, ठीक है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये उदाहरणों के साथ पढ़नी है और समझना है, और इनसे परीक्षाओं में जरूर सवाल पूछता है। अगर फिजिक्स से सवाल पूछेगा तो यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है, तो ध्यान से इन चीजों को आप पढ़िएगा। चलिए एक एक करके हम इनको देखेंगे दोस्तों, ठीक है। एक एक करके हम इनको देखेंगे। आइए सबसे पहले जो हम गुण देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो गुण देखेंगे ये गुण है प्रत्यास्थता का। ये गुण का नाम क्या है, इलास्टिसिटी। अच्छा दोस्तों, ये आपके दैनिक जीवन से संबंधित चीजें हैं, तो इसलिए इसको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें, आपको आसानी होगी। जैसे आप एक रबड़ लेते हैं, रबड़ का छल्ला लेते हैं, तो आप कहते हैं ये क्या है, इलास्टिक है, कहते हैं ना, इलास्टिक है। बहुत सारी ऐसी चीजें कहते हैं आप इलास्टिक की बनी हुई है। 2 चीजें होती हैं दोस्तों, एक होती है इलास्टिक और एक होती प्लास्टिक, ठीक है। अभी हम प्रत्यास्था में देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले हमने उदाहरण बता दिया ताकि आप समझ पाए। इलास्टिक मतलब जो तंती है, आप तानेंगे इसको, ढीला छोड़ देंगे तो अपनी अवस्था में आ जाएगी। इतना आप समझ लिए। अब आगे आप समझने का प्रयास करें। प्रत्यास्था क्या है,
किसी वस्तु पर जब कोई बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये रबड़ का छल्ला ही होगा, इस पे हमें बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं। किसी वस्तु पर जब कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई, आकृति और द्रव्यमान, लंबाई, आकृति, द्रव्यमान में क्या होता है, कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे इतनी लंबी है, अब हमने इसको खींचा तो लंबाई इसकी बढ़ी ना, लंबाई बढ़ी, जरूरी नहीं कि द्रव्यमान भी बढ़ा, लेकिन लंबाई बढ़ी और क्या बढ़ा, इसका आकार बदला, ठीक है। अब अगर लंबाई बदली, आकार बदला या द्रव्यमान भी कभी बदला तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इस वस्तु में क्या हो गया, कुछ जो है विकृति आ गई, ठीक है। क्या हो गया, ये विकृति आ गई, मतलब क्या हो गया, इसकी अवस्था में लंबाई, आकृति, द्रव्यमान में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आया, परिवर्तन आया या विकृति आई। परिवर्तन आने के बाद क्या हुआ, ये बल लगाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इधर से ये बल लगाया जा रहा है, इधर से ये बल लगाया, उंगली से आप खींच रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, उंगली से आप खींच रहे हैं, एक बल लगाया जा रहा है। तो दोस्तों समझने का प्रयास करिए, आपने बल लगाया तो इसकी आकृति, अवस्था में, लंबाई में परिवर्तन आ गया। मान लीजिए आपने बल हटा दिया, आपने छोड़ दिया या बल ढीला कर दिया तो वो अपने आप जो है वापस अपनी अवस्था में आ गई। यही जो गुण है अपनी अवस्था में वापस आने का, बल लगाने पे परिवर्तन का, और बल जब हटा लेते हैं तो वापस अपनी अवस्था में आने का जो ये गुण है, यही क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है या इलास्टिसिटी कहलाता है। इलास्टिक मतलब तो आप यही समझते होंगे ना, मतलब तानिए तो तन जाएगी, अगर छोड़ दीजिए तो वापस अपनी अवस्था में आ जाती, बहुत आराम से। इतनी चीज आपको पहले से ही पता होगी, बस इसको एक सिद्धांत में समझना है कि प्रत्यास्था का मतलब, इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु पे कोई बल लगाया जाए उस समय उसकी लंबाई, आकृति, द्रव्यमान में परिवर्तन भले आ जाए, लेकिन जब उस पर बल हटा लिया जाता है तब वो वस्तु वापस अपनी अवस्था में पुनः आ जाती, और यही जो वापस आने का गुण है उसका, यही इलास्टिसिटी है या प्रत्यास्थता का गुण है। कभी नहीं भूलेगा आपको, ये कभी नहीं भूल सकता, आपको हमेशा के लिए याद हो गया। अब देखिए, इसी के साथ आपको पता चल गया कि ये जो तन रहा है, आप तान रहे हैं, ये बल क्या है, विरूपक बल है। ये बल क्या है, विरूपक बल, लगने वाला बल जो इसकी स्थिति को विरूपित कर देता है या बिगाड़ देता है, तो वही बल विरूपक बल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, विरूपक बल हो गया, और जो गुण हो गया वो गुण हो गया प्रत्यास्थता का गुण। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो इसके आकार में परिवर्तन आता है, इसको क्या कहते हैं, जो परिवर्तन आता है ये होती है विकृति। सब इसी में समझ लीजिए, मैंने पहले ही कहा, इसके आकार में, इसकी लंबाई, द्रव्यमान में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। चाहे उसको परिवर्तन कह लीजिए, विकार तो आ जाएगा ना उसका, चाहे वो क्षणिक ही हो लेकिन विकार आएगा, तो ये कहलाएगी विकृति। ये जो प्रक्रिया है विकृति लाने की, ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, विकृति। विकृति लाने की प्रक्रिया जो क्या कर, विरूपण। विरूपण मतलब डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब जो ये प्रक्रिया, जो बल लगाई जा रही है विरूपक बल की और विकृति आ रही है, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, विरूपण है या डिफॉर्मेशन है। ये भी आप समझ लिए, विकृति समझ लिए, विरूपण समझ लिए, विरूपक बल लगाने की वजह से ये सब हो रहा है, और बाद में जब ये बल हटाते हैं तो वस्तु अपनी स्थिति में वापस आ जाती है। ये गुण क्या है, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी है। हर चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है जो आपकी कंफ्यूजन में हो कि नहीं आई। वस्तु पर आप बल लगाएंगे, विरूपित करने के लिए तो विरूपक बल हो गया, विरूपित करने के लिए आप बल लगाएंगे तो क्या होगा, विरूपक बल होगा। विकृति आ जाएगी मतलब बिगड़ जाएगी, तो वो प्रक्रिया क्या होगी, विरूपण होगी, और जब आप बल हटाएंगे तो वस्तु आप वापस अपनी स्थिति में जो आ जाएगी, यही गुण उसका क्या कहलाएगा, वो गुण कहलाएगा प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी का। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे समझते हैं, इसके आधार पे समझते हैं कि क्या वस्तुएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। प्रत्यास्थता के आधार पे वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं, हो सकती है। पहला क्या है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, ठीक है। पहला होगा दो प्रकार की, ठीक है।
पहली वस्तु हो सकती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। इलास्टिसिटी का गुण जिसमें हो वो क्या है? इलास्टिक है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, जो वस्तुएं बाह्य बल हटा लेने पर पूर्ण अवस्था में आ जाती हैं, ऐसी वस्तुएं जो बाह्य बल लगाते हैं तो विकृति आती है, विरूपण होता है, लेकिन जब हटा लेते हैं, जो वस्तुएं बाह्य बल हटा लेने पर पूर्ण रूप से वापस अपनी स्थिति में आ जाती है, वापस पूर्ण स्थिति में, जैसी स्थिति में थी वैसी स्थिति में आ जाएंगी। क्लियर हुआ? जैसी स्थिति में थी वैसी स्थिति में वो आ जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है दोस्तों, और वीडियो में कोई व्यवधान ना हो इसके लिए हम फैन तक यूज़ नहीं करते, तो गर्मी से थोड़ी समस्या होती है। आपको भी गर्मी से बचें और पढ़ाई जबरदस्त करें। ऐसी वस्तुएं जो बाह्य बल हटा लेने से पूर्ण रूप से वापस अपनी स्थिति में आ जाती हैं, वो क्या होती हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। अब हमको इसका उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। रबर बैंड है, सिंपल रबर बैंड, आप इसको तानेंगे, बल लगा के, बल जब छोड़ देंगे तो सीधे सी अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट आती है। तो ऐसी वस्तुएं क्या होंगी? परफेक्ट इलास्टिक। क्लियर हुआ? अब आइए दूसरी वस्तुएं देखते हैं। दूसरी वस्तुएं देख लेते हैं। पूर्ण प्लास्टिक। पूर्ण प्लास्टिक का मतलब हो जाएगा परफेक्ट प्लास्टिक। ठीक है, पूर्ण प्लास्टिक का मतलब हो गया परफेक्ट प्लास्टिक। अब ये वस्तुएं क्या है? देखिए, बस अंतर दोनों में एकदम सिंपल है। एक अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है जब बल हटा लिया जाता है, और दूसरी अपनी स्थिति में वापस नहीं आ पाती, उसमें विकृति जो आती है वो अस्थायी हो जाती है। मान लीजिए प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है, जैसे प्लास्टिक का एक मग है मान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? जो बाह्य बल हटा लेने पर भी वापस अपनी स्थिति में नहीं लौटती और पूर्ण रूप से विरूपित हो जाती है। मतलब जो पूर्ण रूप से विरूपित हो जाती है वो क्या हो जाती है? पूर्ण प्लास्टिक वस्तु है। जैसे प्लास्टिक आपने देखा है, प्लास्टिक की जब आप बल लगाएंगे उसमें विरूपण आएगा, तो क्या बल हटा लेंगे तो वापस सही हो जाएगी? रबर के साथ ऐसा होता है, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक टूट जाएगा या मुड़ जाएगा, वापस वो नहीं बदलेगा। जैसे प्लास्टिक का मग, प्लास्टिक का एक मग है, इस पे बल लगाएंगे तो इसका आकार चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वापस ये अपनी स्थिति में नहीं आ पाएगा। मान लीजिए टेढ़ा ही हो गया, लेकिन अगर आप बल हटा लेंगे तो क्या फिर से उसी शेप में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब ये जो है पूर्ण सुघट्य कहलाती है, मतलब ये वापस अपनी स्थिति में नहीं लौटेगी। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल सी बात है, पूर्ण इलास्टिक और पूर्ण प्लास्टिक, ये आपको समझना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु आदर्श रूप में न तो पूर्ण इलास्टिक होती है न तो पूर्ण प्लास्टिक होती है। एक ये मतलब बीच की कंडीशन, हर वस्तु में प्रत्यास्थता का भी गुण होता है और प्लास्टिक का भी गुण होता है। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी वस्तु में दोनों गुण पाया जाता है, कोई गुण ज्यादा कोई गुण कम, बस ये बात है। ठीक है।
अब जैसे मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो एक तरह से दो पदार्थ ऐसा है, क्वार्ट्ज है और मोम है। क्या है? क्वार्ट्ज है और मोम है। तो क्वार्ट्ज और मोम के साथ क्या है? ये पूर्ण प्रत्यास्थ है। क्वार्ट्ज जो होता है पदार्थ होता है ये पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, और मोम क्या होता है? पूर्ण सुघट्य या प्लास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक। ठीक है, परफेक्ट प्लास्टिक, मतलब परफेक्ट प्लास्टिक को पूर्ण सुघट्य कहेंगे और पूर्ण प्रत्यास्थ को क्या कहेंगे? परफेक्ट इलास्टिक। तो यही दो पदार्थ ऐसे हैं जो मतलब लगभग पूर्ण प्लास्टिक और पूर्ण सुघट्य में पूर्ण प्रत्यास्थ में आते हैं। अदरवाइज बाकी कोई पदार्थ ऐसा नहीं है उसमें दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं कमोबेश। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। चलिए दोस्तों, प्रत्यास्थता और सुघट्यता आपको समझ में आ गई होगी। कुछ बातें और हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सीमा क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा क्या है दोस्तों? हम देखते हैं कि वह सीमा, ठीक है, अगर किसी वस्तु पर, ये कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर, ठीक है, बाह्य बल लगाने पर प्रत्यास्थता की सीमा वो बनी रहती है। मतलब वो वस्तु क्या करती है? उसमें प्रत्यास्थता का गुण बना रहता हुआ कम से कम बल लगाने पर। मतलब मान लीजिए बल लगाया आपने, उसकी आकृति में, द्रव्यमान में, लंबाई में परिवर्तन आया, लेकिन बल हटा लिया तो वापस अपनी स्थिति में आ गई, कम से कम उतना बल लगाने पर। ठीक है, मतलब कम से कम इतना बल लगाया जाए, कम से कम इतना बल लगाया जाए कि उसमें जो है प्रत्यास्थता का गुण बचा रहे। और दूसरी कंडीशन क्या है? जिससे अधिक बल लगाया जाए, जैसे इससे अधिक बल अगर लगाया गया तो प्रत्यास्थता का गुण खत्म हो गया, टूट गई। मान लीजिए वो वस्तु पूरी तरह से अस्थायी रूप से विरूपित हो गई, प्रत्यास्थता की सीमा समाप्त हो जाए। मतलब एक बार कंडीशन आपने ऐसी की कि आपने इतना बल लगाया कि उसके प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही लगाया, मतलब वो वस्तु परिवर्तन तो हुआ उसमें, लेकिन फिर वापस अपनी स्थिति में आ गई। और एक कंडीशन ऐसी कि आपने बल उसमें अधिक लगा दिया, अस्थायी रूप से विरूपित हो गई। इसके बीच की जो कंडीशन होती है यही क्या होती है? प्रत्यास्थता की सीमा। और ये हर वस्तु में अलग अलग होती है। हर वस्तु की जो प्रत्यास्थता की सीमा है वो भिन्न भिन्न होती है। मतलब इसका गुण बचा रहे, इससे ज्यादा बल आप न लगाएं, न इससे कम लगाएं कि पता चलो प्रत्यास्थ ही ना हो। मतलब आपको थोड़ा सा बल तो लगाना ही पड़ेगा कि वो अपनी आकृति, द्रव्यमान, लंबाई को बदले, या इतना भी बल ना लगाएं कि पता चला वो बदल के अस्थायी हो जाए। यही कहने का मतलब है कि बीच की जो कंडीशन है यही प्रत्यास्थता की सीमा है। ठीक है, क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हो गया होगा। प्रत्यास्थता की सीमा, पूर्ण सुघट्य और पूर्ण जो है प्रत्यास्थ वस्तुएं, सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? अब आपको जो समझना है वो समझना है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव देख लेते हैं, सरफेस टेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या है ये हम समझ लेते हैं। सरफेस टेंशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सरफेस टेंशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। किसी द्रव की वह प्रकृति, ये द्रव है, किसी द्रव की वह प्रकृति, यहां पर द्रव की बात है। देखिए, जो प्रत्यास्थता का गुण है ये आप पढ़ चुके हैं, ये ठोस का गुण है। अब ये गुण किसका है? द्रव का है, लिक्विड का है, ध्यान दीजिएगा। ये गुण किसका आप देख रहे हैं? लिक्विड का। तो किसी द्रव की वह प्रकृति, ध्यान से समझिएगा, जिसके कारण इसका जो स्वतंत्र पृष्ठ है वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखे। देखिए, ये द्रव की एक बूंद मैंने ली है, इसका स्वतंत्र पृष्ठ क्या है दोस्तों? इसका बाहरी हिस्सा, ये है इसका स्वतंत्र पृष्ठ। इसका स्वतंत्र पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ क्या करे? कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम क्षेत्रफल
घेरने की प्रवृत्ति रखे, घेरने की प्रवृत्ति या विशेषता रखे। मान लीजिए द्रव की एक बूंद है, इसकी बाहरी जो पृष्ठ है, बाहरी पृष्ठ या बाहरी क्षेत्रफल कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखे, मतलब वो अपने आप में सिकुड़े ज्यादा से ज्यादा गोलाकार रूप में। जैसे आप समझिए कि कोई जीव है, एक जीव आपने देखा होगा, उसके शरीर पे कांटे होते हैं शाही, आप उसको छूते हैं तो वो अपने शरीर को जितना मैक्सिमम होता है वो सिकोड़ लेता है। वो कैसे करता है, अंदर के शरीर को और बाहरी शरीर को इकट्ठा करके वो मैक्सिमम गोला होने की कोशिश करता है, कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। यहाँ आप इस तरह समझने का प्रयास करें, द्रव है कोई, द्रव का जो बाहरी क्षेत्रफल ये कोशिश करे कि बीच में सिकुड़ने की, मतलब कम से कम क्षेत्रफल घेरे, कितनी कम से कम इसकी आकृति हो उतना करने का ये प्रयास करे। यही जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति कम से कम क्षेत्रफल घेरने की, यही जो प्रवृत्ति है यही है सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव मतलब पृष्ठ को तनाव में रखे, मतलब अंदर की तरफ घेरे, केंद्र की तरफ घेरे, ना कि फैले, ना कि फैले। इसीलिए क्या होता है, जो बरसात की जो बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं। इसका जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर है। मात्रक क्या है, मात्रक इसका क्या है, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। ये एक तनी हुई झिल्ली की तरह बर्ताव करता है, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जो द्रव होता है एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। क्लियर हुआ दोस्तों, ये क्लियर हुआ। अब देखिए पृष्ठ तनाव किस किस चीज पे निर्भर करता है, द्रव की प्रकृति क्या है, ताप क्या है, माध्यम मतलब ये द्रव कौन सा द्रव है, इसका टेम्परेचर कितना है, और माध्यम मतलब ये जो बाहरी पृष्ठ है ये किसी माध्यम में ही तो काम करेगा। ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जो है दोस्तों ताप अधिक है, ताप अधिक है, द्रव का ताप अधिक है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव याद रखिएगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इसका जो है कम से कम क्षेत्रफल घेरने की जो प्रवृत्ति होगी कम हो जाएगी। याद रखिएगा ताप का बहुत महत्व है, ठीक है। और अगर मान लीजिए द्रव का भार नगण्य हो, अब आपको ये पता है कि ये जो है एक भार से, गुरुत्वीय भार है इसका, ठीक है, इससे जो है क्या होती है, तनती है, नीचे की तरफ झुकती है। अब मान लीजिए अगर भार को नगण्य मान लिया जाए, जीरो मान लिया जाए, तब क्या होगा, ये जो इसकी स्थिति है, आपने बूंद को क्या देखा होगा, बूंद को इस आकार में देखा होगा, ये बूंद देखा होगा आपने। अगर ये भार की वजह से नीचे ये तन रही है, अगर मान लीजिए इसका भार जीरो हो जाएगा तब इस बूंद का आकार ऐसे हो जाएगा, न कि ऐसे। ये बात याद रखिएगा, भार की वजह से इसका आकार ऐसा होता है बूंद का। अगर भार जीरो मान लिया जाए तो पूर्णतः ये गोलाकार हो जाएगी। क्लियर हुआ। ताप से क्या होगा इसका संबंध, ताप अधिक है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये दोस्तों पृष्ठ तनाव से संबंधित सारी चीजें हो गई। चलिए एक टॉपिक और खत्म हो गया। तो दोस्तों इस तरह जो है काफी चीजें आपने पढ़ ली आज की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें जो है हम और महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। अगर नहीं आई तो बिल्कुल कमेंट करें और निसंकोच हमसे पूछें, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या दूर करने का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।